Hello, everybody. Welcome to the series of lectures on complete description behind support vector machines. गाइस, ये एक लंबी चौड़ी सीरीज़ होने वाली है लेक्चर्स की, जिसमें हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिदम को पूरा समझने की कोशिश करेंगे अलोंग विद कंप्लीट मैथमेटिक्स, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो गाइस, ये एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें बहुत सारे लेक्चर वीडियोस हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और ये हमारे पूरे लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो गाइस, इस फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में जानना पड़ता है। उसके बाद हम ये जानेंगे गाइस कि मार्जिन क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि आखिरकार वो ऐसा क्या नया आइडिया है जो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एल्गोरिदम प्रपोज कर रहा है। और सबसे लास्ट में हम पहले पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट वेक्टर्स होते क्या हैं। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में जानना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, वो ये है कि वो कंसिस्टेंट डिसीजन बाउंड्री प्रोवाइड नहीं करवाता है गाइस। इसका मतलब, अगर आप अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को अपने ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करते हैं, एवरी सिंगल टाइम आप अगर सेम मॉडल को सेम डेटा पे ट्रेन करेंगे, तो वन शॉकिंग थिंग इज़ दैट कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल नॉट लर्न अ सिंगल डिसीजन बाउंड्री। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कभी भी उस सेम ट्रेनिंग डेटा पे सेम डिसीजन बाउंड्री लर्न नहीं करेगा। हर बार अगर आप सेम डेटा पे उसी एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे, तो एवरी सिंगल टाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल कम अप विद सम न्यू लर्न डिसीजन बाउंड्री। और ऐसा कब होगा गाइस? ऐसा तब होगा जब आप अपने ट्रेनिंग डाटा का ऑर्डर चेंज कर देंगे। ये और वो तब होगा गाइस जब आप अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे ऑन मिनी बैचेस। ओके, सो जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं यूजिंग मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, तो उसमें आप हर सिंगल आइट्रेशन में एक मिनी बैच ऑफ ट्रेनिंग डेटा लेते हैं रैंडम शफलिंग करके। अगर आप उस शफलिंग के ऑर्डर को हर बार चेंज कर देंगे, तो सरप्राइजिंगली सेम ट्रेनिंग डेटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको हर बार एक नई डिसीजन बाउंड्री लर्न करके देगा, जबकि डेटा सेम है। तो गाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब डेटा सेम है तो आपको एक सिंगल लर्न डिसीजन बाउंड्री मिलनी चाहिए एवरी सिंगल टाइम। तो एक कंसिस्टेंट डिसीजन बाउंड्री नहीं दे रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो गाइज, देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा था जिसमें आपको ये क्लासिफाई करना है कि कोई फ्रूट जो होगा वो बनाना होगा या एप्पल होगा, एंड आपको फ्रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं। नाउ गाइज, व्हेन यू यूज दिस डेटा, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला डाटा है। यहाँ पे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो ब्लू डॉट्स वाला डेटा है वो बनाना का डेटा है, और जो रेड डॉट्स वाला डेटा है वो एप्पल का डेटा है गाइस। एंड आपने इसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को ट्रेन किया, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम केम अप विद द लर्न डिसीजन बाउंड्री, जो कि ये डिसीजन बाउंड्री है जो आप सामने देख सकते हैं। अब गाइस, आपने क्या किया कि आपने
अपने डेटा का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया, शफल कर दिया आपने अपने डेटा को। एंड गाइज यू विल बी सरप्राइज टू सी कि अब अगर इस शफल डेटा पे आप दोबारा से अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करोगे तो गाइज आपको एक दूसरी लर्न डिसीजन बाउंड्री लॉजिस्टिक रिग्रेशन निकाल के देगा। उसी तरीके से अगर आपने दोबारा अपने डेटा को शफल कर दिया तो आपको एक तीसरी लर्न डिसीजन बाउंड्री मिलेगी, चौथी मिलेगी, पांचवी मिलेगी, छठी मिलेगी। इस तरीके से आपको अलग अलग शफलिंग करने पर हर बार अलग अलग डिसीजन बाउंड्रीज मिलेंगी। ओके, अब इससे क्या हुआ गाइस? इससे ये हुआ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको एक सिंगल जो सबसे बेस्ट डिसीजन बाउंड्री होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जिसको चेंज नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ शफल्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब ये जो सारी डिसीजन बाउंड्रीज आप देख रहे हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने लर्न करी हैं विद द शफल्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रेनिंग डेटा एवरी सिंगल टाइम, ये सारी की सारी डिसीजन बाउंड्रीज हैं आपकी ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज। इन ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री में से आपकी कहीं ना कहीं एक डिसीजन बाउंड्रीज हो सकता है ऐसी हो जो मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री हो। ठीक है, मैं एक बार अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ गाइज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 6 बाउंड्रीज दिखाई हैं जो ऑप्टिमल है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 6 ही बाउंड्रीज ऑप्टिमल हो सकती हैं। इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी बाउंड्रीज हो सकती हैं जो ऑप्टिमल हो सकती हैं। बहुत सारी बाउंड्रीज हो सकती हैं जो आपके ट्रेनिंग डेटा को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकती हैं, और ये इनफाइनाइट होंगी नंबर में। उन सारी इनफाइनाइट ऑप्टिमल बाउंड्रीज में से आपकी एक डिसीजन बाउंड्री ऐसी होगी जो मोस्ट ऑप्टिमल होगी। ओके गाइस, तो अगर हम वो निकाल लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। हमें एक कंसिस्टेंट डिसीजन बाउंड्री मिलेगी जो सबसे बेस्ट होगी, जो बार बार ट्रेनिंग डेटा के ऑर्डर को शफल करने पर भी चेंज नहीं होगी, कंसिस्टेंट रहेगी, जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहेगा। ओके गाइस, सो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब अराइज होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिसीजन बाउंड्री मोस्ट ऑप्टिमल है, यानी कि सारी ऑप्टिमल बाउंड्रीज में से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी। क्योंकि जब आपने सबसे बेस्ट निकाल ली तो क्वेश्चन ही खत्म गाइस। आपको उससे अच्छा अब आप क्या निकालोगे, वो तो सबसे बेस्ट है। तो गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब ये डिसीजन बाउंड्री हम कैसे निकालेंगे, मोस्ट ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री हम कैसे निकालेंगे। इसका आंसर है गाइस कि हमें एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी पड़ेगी which is having the maximum margin among all optimal decision boundaries। यानी कि हमको एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी पड़ेगी गाइस जिसका मार्जिन सारी ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज में से सबसे ज्यादा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस कि यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मार्जिन क्या होता है, what is the margin of the decision boundary, right? चलिए गाइस देखते हैं। अगर बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म्स में बात करी जाए गाइस, तो किसी भी डिसीजन बाउंड्री का डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से इन द ट्रेनिंग डेटा इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ द डिसीजन बाउंड्री। चलिए गाइस इसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं थ्रू सम विजुअलाइजेशन। तो मान लीजिए गाइस आपके पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है और गाइस आपके पास
ब्लू पॉइंट्स हैं और रेड पॉइंट्स हैं, यानी कि निगेटिव क्लास को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स हैं और पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स हैं। निगेटिव कैटेगरी एंड पॉजिटिव कैटेगरी। एंड लेट्स से गाइस आपके पास एक डिसीजन बाउंड्री है, हमने एक रैंडम डिसीजन बाउंड्री ले ली है, और गाइस इस डिसीजन बाउंड्री से पॉजिटिव कैटेगरी का जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो ये है, जिससे हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस निकाला हुआ है। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व इज दैट गाइस हियर कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इट इज दिस लाइन इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द डिसीजन बाउंड्री। ओके, और जो ये रेड पॉइंट है ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है ऑफ द डेटा ऑफ द रेड कैटेगरी। उसी तरीके से गाइस आप ब्लू कैटेगरी के अंदर भी जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होगा इस डिसीजन बाउंड्री से, वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब गाइस अगर हम ये बात करें कि इस डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन क्या होगा, तो गाइस मार्जिन होगा ये वाला डिस्टेंस, बिकॉज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। दिस डिस्टेंस इज मोर इन कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस। और गाइस हमें निकालना है सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस, तो ब्लू वाला पॉइंट रेड वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लोजर है टू द डिसीजन बाउंड्री, तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द मार्जिन ऑफ अवर डिसीजन बाउंड्री। वेरी गुड। चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिन क्या होगा। लेट्स से वी हैव दिस अनदर डिसीजन बाउंड्री। अब गाइस इस डिसीजन बाउंड्री से भी हमें देखना पड़ेगा कि ब्लू वाली कैटेगरी में कौन सा पॉइंट है जो सबसे क्लोजेस्ट है, एंड रेड वाली कैटेगरी में कौन सा पॉइंट है जो सबसे क्लोजेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली कैटेगरी में ये पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट है, दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वंस अगेन, और रेड वाली कैटेगरी में ये पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट है, एंड दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड गाइस यू कैन क्लियरली सी कि सेकंड डिसीजन बाउंड्री के लिए जो मार्जिन निकल के आएगा वो यही वाला डिस्टेंस आएगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस। ओके, उसी तरीके से गाइस आपके पास अगर कोई और डिसीजन बाउंड्री आ जाती है, लेट्स से दिस डिसीजन बाउंड्री, देन अगेन यू हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट टू दिस डिसीजन बाउंड्री एंड कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस एंड दिस। और फिर आप देख लीजिए कि इन दोनों डिस्टेंसेस में से कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है, वही आपकी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन हो जाएगा। ये तो था एक विजुअल एक्सप्लेनेशन कि आप किसी भी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन कैसे निकालेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालनी है जिसका मार्जिन सारी ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज के मार्जिन में से सबसे ज्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री। ऐसा क्यों हम ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालना चाहते हैं जिसका मार्जिन सारी डिसीजन बाउंड्रीज में से सबसे ज़्यादा हो, सारी ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्रीज में से सबसे ज़्यादा हो? तो पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं गाइस कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, एक विजुअलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, और आपको पता है कि ब्लू वाले पॉइंट्स नेगेटिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाल वाले पॉइंट्स पॉजिटिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और गाइस हमारे मॉडल ने, इट कैन बी एनी मॉडल, इट्स अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, हमारे मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा से ये डिसीजन बाउंड्री लर्न करी। ओके, देखते हैं गाइस इसका मार्जिन क्या होगा।
तो ब्लू वाले पॉइंट से ये डिसीजन बाउंड्री ज़्यादा क्लोज है इन कंपैरिजन टू रेड वाले पॉइंट्स। तो गाइज हमने रेड वाली कैटेगरी में हमारा जो रेड वाला पॉइंट है वो इस डिसीजन बाउंड्री के सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा, और ब्लू वाली कैटेगरी में ये वाला पॉइंट सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी डिस्टेंस कम होगा वही हो जाएगा इस डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन। तो गाइस दिस डिस्टेंस विल बी द मार्जिन ऑफ दिस डिसीजन बाउंड्री। वेरी गुड। Now let's say we have reshuffled our training data and our logistic regression model has basically relearned another decision boundary. Let's say this red decision boundary. Now guys, this red decision boundary is closer to the red points in comparison to the blue points. Okay, तो इस decision boundary के लिए margin ये हो जाएगा। Very good. ओके ओके। अब गाइस अगर हम अपने मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन कराएं और हमें एक बार हमारा मॉडल ब्लू वाली लर्न डिसीजन बाउंड्री दे रहा है एंड नेक्स्ट टाइम हमने शफल कराया तो एक बार रेड डिसीजन बाउंड्री दे रहा है, और गाइस अब अगर हम इसको टेस्टिंग करते हैं, यानी कि वी टेस्ट अवर मॉडल, और गाइस अगर हमारे डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेस्टिंग डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट आ जाती है ट्रेनिंग डेटा से, तो गाइस हमारे ये दोनों मॉडल जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स ट्रेन करवाए हैं, जिन्होंने दो अलग अलग डिसीजन बाउंड्रीज लर्न करी हैं, दे मे डू क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑन द ट्रेनिंग डेटा। अगर हमारा ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा से स्लाइटली डिफरेंट आ जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी अलग है। तो गाइस ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर हमारा टेस्टिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा से अलग हो जाता है? चलिए देखते हैं गाइस क्या होगा। ओके, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, हमारा टेस्टिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा से थोड़ा सा डिफर कर गया। अब गाइस आप यहाँ पे देखिए कि जो दो लर्न मॉडल्स थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स, दोनों ने टेस्टिंग डेटा में गुड अमाउंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन किया। जो ब्लू वाला मॉडल था उसने कुछ ब्लू पॉइंट्स का मिस क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफाइंग देम एज बिलोंगिंग टू पॉजिटिव कैटेगरी, सम अमाउंट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स। एंड गाइस जो रेड वाला मॉडल था उसने भी कुछ अमाउंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन कर दिया विद द रेड पॉइंट्स, therefore classifying them as belonging to negative category, and then these points will be treated as false negatives. Okay, अब गाइस सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे टेस्टिंग डेटा में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर दोनों मॉडल्स ने टेस्टिंग डेटा के ऊपर बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दिया। एंड गाइज यू नो दिस थिंग वेरी वेल, अगर आप मशीन लर्निंग थोड़ी सी भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि हमारे मॉडल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मॉडल अनसीन डेटा पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे रैदर दैन ट्रेनिंग डेटा पे। और गाइज अभी हमारा डाटा अनसीन डेटा पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग डेटा पे जब हमने इसको टेस्ट किया देन इट इज़ परफॉर्मिंग क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशंस। अब गाइज ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए गाइज क्योंकि आपका जो ब्लू वाला मॉडल था वो ब्लू वाले डेटा के बहुत पास था, और ब्लू वाले डेटा की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज होते ही उसमें से काफ़ी डेटा पॉइंट्स ऐसे थे जो ब्लू वाली बाउंड्री को क्रॉस करके गलत साइड में लाई कर गए। एंड सेम थिंग हैपेंड विद द रेड मॉडल, यानी कि जो रेड बाउंड्री है वो रेड डेटा के ज़्यादा पास लाई कर रही थी, और अगर रेड डेटा ने हमारी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करी तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो रेड वाली बाउंड्री को क्रॉस कर गए एंड दे गॉट मिसक्लासिफाइड। तो गाइज ऐसे में अगर हम
एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री निकालने की कोशिश करें जिसका डिस्टेंस दोनों ही सेट ऑफ पॉइंट से मैक्सिमम हो, तो उस केस में क्या होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, तो दिस इज वन डिसीजन बाउंड्री जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस डिसीजन बाउंड्री हैज गॉट, दैट इज द D2 डिसीजन बाउंड्री, द येलो डिसीजन बाउंड्री। और गाइस इस डिसीजन बाउंड्री के बारे में आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोट कर रहे हो कि दिस डिसीजन बाउंड्री is actually lying at a maximum distance from the red point and maximum distance from the closest blue point. अगर हम इस डिसीजन बाउंड्री को लर्न करते गाइस, अगर हमारा मॉडल किसी भी तरीके से इस डिसीजन बाउंड्री को लर्न कर ले, और गाइस अब हम इस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पर, यानी कि D2 डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो गाइस ये हमारे डाटा को आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली क्लासिफाई कर पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि इस डिसीजन बाउंड्री का जो मार्जिन था वो दोनों क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट से सबसे ज्यादा था। तो गाइस इस मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री की वजह से वी कैन रिड्यूस द चांस ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, यानी कि टेस्टिंग डेटा के टाइम पे हम पॉइंट्स के मिस क्लासिफाई होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है गाइस मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री होने का। और गाइस वो पॉइंट्स जिनसे आप मैक्सिमम मार्जिन निकाल रहे हो, या वो पॉइंट जिनसे आप मार्जिन सबसे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि यहाँ पे बोल्ड तरीके से शो किए गए हैं, जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स हैं आपकी मैक्सिमम मार्जिन डिसीजन बाउंड्री के, उन पॉइंट्स को गाइस हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ओके, एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ओके गाइस, सो that's it for this lecture guys, and we will continue our journey from the next lecture. Okay, thank you guys.